यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, बात कर रहे हैं 12th आरबीएससी स्टूडेंट से और चैप्टर चल रहा है बेटा 8। चैप्टर का नाम क्या है? एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और चैप्टर 8.3 चलेगा आज। इसका जो टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, कर्व एंड टेंजेंट। देखो भैया, यस, कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल, कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल। कर्व का मतलब क्या होता है? वक्र। टेंजेंट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। एंड नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? अभिलंब। देखिए आप, कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी वक्र, स्पर्श रेखा और अभिलंब। यानी कि आपके पास इस चैप्टर में जो बात होगी सिर्फ कर्व की होगी। कर्व क्या होता है हिंदी में बोले तो? वक्र क्या होता है? स्पर्श रेखा क्या होती है? अभिलंब क्या होता है? इन तीनों का जो टॉपिक है, देखिए आप, जो वक्र की स्टडी होती है वो इस चैप्टर में 2D में होगी। 2D का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल। जो कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल की जो स्टडी होगी वो 2 डायमेंशनल में होगी। देखिए, जस्ट फॉर सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन है, लेट y इक्वल टू f ऑफ x। जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट द कर्व कि वक्र क्या होता है, यानी कि कर्व क्या होता है। एक्चुअल में क्या है कि ये कोई ग्राउंड सरफेस है, दैट इज ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस का मतलब क्या है? कोई सतह है, कोई तल है। अगर इस तल से अगर बाहर ये जिगजैग लाइन पास होती है, जिगजैग का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, तो इसका मतलब है कि ये जो शेप बनती है इसको कहते हैं कर्व। क्या कहते हैं? कर्व। यानी ये जो वाला पार्ट है इसको कहते हैं कर्व। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कर्व। और ये डाउन में आ गया, वापस क्या आ गया? पीक आ गया, यानी कि इसको क्या कहते हैं भैया? कर्व। तो इस तरह की शेप, यानी कि अगर किसी भी सतह से या किसी भी ग्राउंड सरफेस से अगर स्ट्रेट लाइन पास होती है तो उसको कहते हैं प्लेन। क्या कहते हैं भैया? प्लेन। यानी कि प्लेन और कर्व में क्या डिफरेंस होता है? दोनों सतह पे डिनोट होती है, लेकिन ऐसी कोई ग्राउंड सरफेस या ऐसा कोई तल जिससे अगर स्ट्रेट लाइन पास हो, ऐसी कोई ग्राउंड सरफेस जिससे कोई स्ट्रेट लाइन पास हो, तो उस सतह को तो कहते हैं माय डियर स्टूडेंट प्लेन। और ऐसी कोई ग्राउंड सरफेस जहां से जिगजैग लाइन पास होती हो उसको कहते हैं कर्व। बोले तो हिंदी में वक्र। अब कर्व तो हो गया, लेकिन इसके बाद देखिए कि स्पर्श रेखा क्या होगी। कर्व की इक्वेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर नॉर्मल की कंडीशन कैसे डिफाइन होगी, देखिए आप। यानी कि लेट y इक्वल टू f ऑफ x माय डियर स्टूडेंट्स, कोई इक्वेशन है, दैट इज फंक्शन भी हो सकता है और दैट इज इक्वेशन। तो लेट ये एक्चुअल में ये कर्व की शेप है, ये डायग्राम कर्व की शेप का है, यानी कि इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू f ऑफ x। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट ये जो फंक्शन है वो इक्वेशन है, वो x की फॉर्म में आएगी, तो इसको y के इक्वल आप लेट कर सकते हैं। अब देखिए, यानी कि ये जो कर्व है ये एक्चुअल में ग्राउंड सरफेस से बहुत सारे पॉइंट्स के पास होता है। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वक्र पर बहुत सारे पॉइंट क्या होते हैं? सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं, जिनसे कर्व की जो इमेज होती है वो गुजरती है। क्या होती है? गुजरती है। एक ऐसा पॉइंट P लिया, यानी कि एक ऐसा P पॉइंट बने, यानी कि इसके P पॉइंट पर, यानी कि पीक पे, चोटी के ऊपर एक P पॉइंट लेट किया और इस P पॉइंट से एक लाइन मैंने क्या करवा दी? पास। और इस ये जो लाइन है इस कर्व को इस P पॉइंट पे क्या कर रही है? टच। क्या कर रही है भैया? टच कर रही है, तो इसको कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। और इस पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं x1, y1 या x, y। जैसे आपको अच्छा लगे x1 लो या y1, लेकिन मैं हमेशा x1 और y1 लेट करता हूं ताकि ये कंफ्यूजन वाली कंडीशन आगे ना क्रिएट हो। तो यदि ये जो लाइन है इस कर्व को टच कर रही है, लेकिन किस पॉइंट पे कर रही है? P पॉइंट पे। यानी कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि इस दुनिया में अगर भैया कोई कर्व है या कोई सर्कल है तो मैक्सिमम ये लाइन जो है इस कर्व को कितने पॉइंट पर कट करेगी? 2 पॉइंट पे। इस दुनिया में कोई भी लाइन जो होती है सर्कल को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट कर सकती है? 2 पे। हो सकता है कि अगर ये लाइन बाहर हो या हो सकता है कि इसकी सरफेस पे हो। तो देख सकते हो कि अगर स्पर्श बिंदु, इस स्पर्श बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु भी कह देते हैं और ये सिंगल पॉइंट होता है तब, यानी कि ये लाइन तो इसके आउटर सरफेस में, ये इसके ऑन सरफेस में और ये इनसाइड सरफेस है, सतह के अंदर से पास हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी लाइन किसी कर्व को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर सकती है? 2। कोई लाइन जो होती है किसी कर्व को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकती है। अगर वो किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, अगर वो किसी एक ही सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है, तो उस सिंगल पॉइंट को अपन कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। क्या कहते हैं भैया? टेंजेंट पॉइंट। देखिए ये जो P पॉइंट है, राइट नाउ दैट इट नोन एज द टेंजेंट पॉइंट।
इसको कहते हैं दोस्तों टेंजेंट पॉइंट, और टेंजेंट पॉइंट को कहते हैं भैया हिंदी में स्पर्श बिंदु। इसको कहते हैं भैया स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी कि अगर ये लाइन और जो पी पॉइंट है वो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पी पॉइंट जो है लाइन पे भी है और कर्व पे भी है। अगर इसी सेम पॉइंट से इस लाइन के अगर यहां से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसको कहते हैं दोस्तों नॉर्मल। क्या कहते हैं भैया? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है भैया? अभिलंब। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अभिलंब। अगर जहां से लाइन पास हो रही है, टेंजेंट लाइन पास हो रही है कर्व के किसी पी पॉइंट से, तो सेम उसी पॉइंट से अगर यहां इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोले तो लंबवत दिशा में अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं भैया? अभिलंब। अर्थात इस सतह के ऊपर ये जो लाइन है वो क्या है? लंबवत। ये जो लाइन इस सतह के ऊपर क्या है? लंबवत, तो उसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं भैया? अभिलंब। अब ये जो टेंजेंट लाइन और जो ये नॉर्मल है, देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये आपस में क्या होते हैं भैया? लंबवत। तो शॉर्ट एंड स्वीट ये कॉन्सेप्ट बन गया कि जो अभिलंब होता है, जो अभिलंब एवं जो स्पर्श रेखा होती है वो परस्पर कैसे होते हैं भैया? लंबवत। अभिलंब एवं स्पर्श रेखा एक्चुअल में आपस में परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। यानी कि भैया इनके बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा कितना बनता है बेटा? 90 डिग्री। यानी कि ये 90 डिग्री पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखो ये कर्व हो गया, ये आपके पास टेंजेंट लाइन हो गई, ये टेंजेंट पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया? नॉर्मल। आपको हमेशा इक्वेशन ऑफ कर्व है, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व, हिंदी में कहते हैं इसको वक्र का समीकरण। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं वक्र का समीकरण, जो कि आपको हर इक्वेशन में देगा। वक्र के बिना आप ना तो स्पर्श रेखा को काउंट कर सकते और ना ही अभिलंब को काउंट कर सकते हैं। बिना स्पर्श रेखा, बिना वक्र के इक्वेशन के ना तो आप स्पर्श रेखा को रिप्रेजेंट कर सकते और ना ही नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आप इसके बाद में बात करूंगा मैं आपको कि भैया ये बताना चाहता हूं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक वर्ड चलता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। तो प्रवणता होती क्या चीज है? प्रवणता कैसे फाइंड करते हैं? एओडी के हिसाब से होगा या 11th क्लास के हिसाब से होगा? देखिए आप नया टॉपिक आएगा वक्र के हिसाब से प्रवणता फाइंड करना। देखिए कोई भी कर्व लीजिए आप, और कर्व लीजिए आप, अपने आप में जो वर्क होता है वो भी क्या होता है? कर्व होता है। स्पेयर जो गोला होता है वो भी कर्व होता है। ठीक है भैया। सिलेंडर होता है वो भी क्या होता है? कर्व होता है। पैराबोला बोले तो परवलय वो भी क्या होता है? वक्र होता है। इसको इलिप्स बोले तो दीर्घवृत्त। ठीक है भैया। हाइपरबोला बोले तो अति परवलय, वो भी क्या होते हैं? वक्र। रेक्टेंगल बोले तो आयत, वक्र नहीं होता है। स्क्वायर वक्र नहीं होता है। रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज, वो भी वक्र नहीं होता। देखो भैया, यस लेट y इक्वल टू f ऑफ x, सपोज दैट ये कोई वक्र का समीकरण है डियर स्टूडेंट्स, ये वक्र का क्या है बेटा? समीकरण। और इस समीकरण के अकॉर्डिंग मैंने एक कर्व को ड्रॉ कर दिया, ये कर्व ड्रॉ किया, और देखिए भैया अब नया जो पॉइंट आएगा दैट इज प्रवणता, कि व्हाट इज द स्लोप। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। यानी प्रवणता क्या चीज होती है? स्लोप क्या होता है? देखिए स्लोप को हिंदी में कहते हैं प्रवणता। इसका जो एक्चुअल वर्ड होता है ढाल या ढलान। क्या होता है? ढलान। यानी कि एक्चुअल में जैसे घर में बनने वाली जो सीढ़ियां होती है वो भी इसी बेस पे काम करती है, क्योंकि जीना जिसको कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, सीढ़ियों में ढलान होता है। क्या होता है? ढलान। खेत के अंदर भी अगर पानी का अगर भैया बहाव जिधर होता है तो उधर क्या होता है? ढलान। क्या होता है? ढलान। तो देखिए भैया प्रवणता का एक्चुअल में इसको कहते हैं ढाल भी कह सकते हैं या ढलान भी कह सकते हैं। देखिए आप यस, तो लेट स्लोप को किससे लिखते हैं? अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है, और फंक्शन किसका भैया? वक्र का समीकरण। यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और इस पी पॉइंट को अज्यूम किया x1, y1, x1, y1, ये टेंजेंट पॉइंट है, और ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल। यानी ये तो हो गई दोस्तों स्पर्श रेखा। पहले अपन बात करेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये हो गया आपका नॉर्मल, इसको कहते हैं हिंदी में अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो देखो भैया अब बात करो प्रवणता की, तो लेट y इक्वल टू f ऑफ x माय डियर, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्व, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्व है, यानी वक्र का समीकरण। तो सबसे पहले आपको इसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना भैया? डेरिवेटिव, यानी कि अवकलन करना है। क्या करना भैया? अवकलन। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा भैया? dy अपॉन dx,
और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा भैया एफ डैश एक्स। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं इंग्लिश में कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव। क्या कहते हैं भैया कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकल गुणांक। इसको क्या कहते हैं ओनली अवकल गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव। अब देखो भैया, यानी कि जो अवकल गुणांक आया उस अवकल गुणांक में जहां से स्पर्शरेखा पास हो रही है, जहां से स्पर्शरेखा गुजर रही है, उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। यदि इस अवकल गुणांक में टेंजेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर पुट कर दिया जाए तो वहां से आने वाला जो रिजल्ट होता है वो होता है स्लोप। क्या होता है बेबी स्लोप, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू जो f डैश x है, अगर दोस्तों इसमें टेंजेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर पुट कर दिया जाए तो dy अपॉन dx एट x1, y1 तो f डैश x तो x रिप्लेस बाय x1, x रिप्लेस बाय x1। अगर y की टर्म होती तो y रिप्लेस बाय y1, बट यहाँ पे y1 y नहीं है, तो इसका मतलब इसको कहते हैं दोस्तों स्लोप। या आगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, या आगे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। बोलो यस और नो, यानी कि ये स्पर्श रेखा की क्या आ गई प्रवणता, ये स्पर्श रेखा की क्या आ गई भैया प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। अब देखो ये जो अभिलंब होता है, ये अभिलंब इसके क्या होता है बेटा लंब, यानी कि स्पर्श रेखा और जो अभिलंब है वो आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि इस अभिलंब की जो प्रवणता बनेगी वो इसके रिजल्ट की फॉर्म में शो होती है। आगे बताऊंगा कि वो क्यों आया अभिलंब की प्रवणता। देखिए आप अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता को लिखते हैं माइनस के 1 अपॉन dy अपॉन dx और एट x1, y1, यानी कि भैया जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी अगर उसका माइनस की फॉर्म में अगर अपोजिट करते हो तो वो बन जाती है अभिलंब की प्रवणता। क्या बन जाती है अभिलंब की प्रवणता। फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, यस सपोज दैट कि भैया अभिलंब की प्रवणता ये बनती है और स्पर्श रेखा की प्रवणता ये बनती है। ये किसके अकॉर्डिंग है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग है, अवकलन के अनुप्रयोग के अकॉर्डिंग है। जनरली देखिए आप कि स्लोप को डिनोट किससे करते हैं, स्लोप बोले तो प्रवणता, यानी कि जो स्लोप होती है स्लोप इज, देखो भैया स्लोप इज डिनोटेड बाय m, स्लोप इज डिनोटेड बाय m। स्लोप को किससे लिखते भैया m से, 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि स्लोप को किससे लिखते भैया m से। स्लोप इज डिनोटेड बाय द m, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट। राइट नाउ यू कैन राइट इट दैट सपोज दैट m equal to that is dy upon dx, m equal to dy upon dx but x1, y1। ये स्लोप हो गई किसकी बेटा स्पर्श रेखा की, किसकी हो गई स्पर्श रेखा की। यानी दोस्तों ये जो स्लोप है उसके अकॉर्डिंग देखिए स्पर्श रेखा की स्लोप हो गई। अगर इसी को अगर मैं अपोजिट फॉर्म में लिखता हूं रिवर्स करके कि m equal to माइनस के 1 अपॉन dy upon dx और एट x1, y1, तो ये जो स्लोप बन गई दैट इज अभिलंब की, यानी कि नॉर्मल की स्लोप बन गई। ये कैसे आता है बताया जाएगा आपको कि भैया इसका अपोजिट में माइनस की फॉर्म में क्यों आती है, कैसे आती है आगे बताएंगे। देखिए एक एग्जांपल देखो, अगर दिख रहा है इसको, ये देखो बेटा एक एग्जांपल है, यदि m इक्वल टू सपोज दैट m इक्वल टू अगर माइनस के 1/2 है या 3/2 है, सपोज दैट 3/4, ये कोई स्लोप है, ये कोई एग्जांपल है। देखिए आप यदि ये जो m है वो किसकी बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट की, स्लोप किसकी बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि सपोज दैट ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो इसी के अकॉर्डिंग अगर ये स्पर्श रेखा की प्रवणता तो इसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि अभिलंब की प्रवणता क्या बनेगी। अभिलंब की प्रवणता बन जाएगी इसके अपोजिट में तो माइनस के 1/3/4 और इसका रिवर्स कर दिया जाए तो ये बन जाती है माइनस के 4/3, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है देखिए आप, यानी कि ये आपस में क्या होती है परपेंडिकुलर फॉर्म में क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। आई मीन स्लोप टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में ये लंबवत होते हैं। तो लंबवत की कंडीशन होती है इस दुनिया में कि जब भी कोई दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी जो प्रवणताओं का जो गुणनफल है m1 डॉट m2 इक्वल क्या होता है -1। कैसे होगा देख लीजिए।
तो स्लोप को किससे लिखते भैया, m से, और एओडी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, dy अपॉन dx। क्या आएगा भैया, dy अपॉन dx। देखो भैया, यानी कि ये नॉट है, डेरिवेशन रहने दीजिए आप। देखिए डायरेक्ट बताता हूं कि भैया जब भी कोई, यानी वैन जब भी कोई दो रेखाएं, जब भी कोई दो रेखाएं, जब भी कोई दो रेखाएं, रेखा तो एक ही अपने पास, जब भी कोई दो रेखाएं अगर परस्पर क्या हो, लंबवत, जब भी कोई दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत, जब भी कोई दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत हो तो भैया उनकी प्रवणताओं में क्या रिलेशन होगा, यानी कि उनकी प्रवणताओं का जो गुणनफल है, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा, -1 के। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट जस्ट दिस लाइन है, इसकी स्लोप तो ले लीजिए आप m1, ये कोई लाइन है सपोज दैट, इसकी स्लोप आप ले लीजिए m2। एंगल कितना बना है यहाँ पे, 90 डिग्री, तो राइट नाउ दैट इज m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। ये रिजल्ट होता है, डेरिवेशन में मत जाइए, आप तो इसको रट लो, ठीक है ना। ये m1 डॉट m2 इक्वल टू क्या होता है, -1। अगर टू लाइन अगर आपस में पैरेलल होगी, यानी कि टू लाइन अगर आपस में क्या होगी, पैरेलल, दिस लाइन सपोज दैट अगर आपके पास लाइन फर्स्ट है और दिस सपोज दैट लाइन क्या आपके पास सेकंड है, तो लाइन फर्स्ट की स्लोप तो आप अज्यूम कर लो m1 और दिस लाइन सेकंड की स्लोप ले लो आप m2। तो दोस्तों व्हेन वी हैव गिवन एनी टू लाइन आर पैरेलल, यानी कि जब भी इस दुनिया में टू लाइन अगर आपस में पैरेलल होती है तो उनकी जो स्लोप का रिलेशन होता है दोस्तों वो होगा m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट कि जब भी कोई टू लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनकी जो प्रवणताएं होती है, जो उनकी स्लोप होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल, यानी कि m1 इक्वल टू m2। इज इट क्लियर? अब देखो भैया एक्चुअल में क्या है कि स्लोप अगर आपके पास एओडी नहीं दे रखा हो, क्या दे रखा हो भैया, एओडी, तो एक्चुअल में क्या है कि स्लोप का एक कांसेप्ट और होता है, या आपके पास 2D है दैट इज x एंड x डैश, या आपके पास क्या भैया y एंड y डैश। अगर ये कोई लाइन ड्रॉ करता हूं सपोज दैट दिस लाइन है दैट इज पासिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट, या जो भी पॉइंट्स गिवन नहीं है, बट ये जो लाइन है इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है थीटा, ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्सिस के साथ क्या बना रही है, थीटा, और ये जो थीटा क्या चीज है हमारे डियर, यहाँ पे एंगल है, एंगल बोले तो हिंदी इसका वर्जन क्या होगा, कोण, क्या होगा, कोण। और कोण आपको बता चुका हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री में कि थीटा इक्वल टू l अपॉन r, थीटा इक्वल क्या होता है भैया, l अपॉन r। कई बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि अगर l अपॉन r के अकॉर्डिंग जो एंगल का कैलकुलेट करेंगे, एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो डिग्री फॉर्म में आएगा या रेडियन फॉर्म में आएगा। तो बता देना चाहता हूं कि थीटा इक्वल टू l अपॉन r के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल एंगल आ रहा है वो ऑलवेज फर्स्ट टाइम किस फॉर्म में आएगा, रेडियन में, क्योंकि जो l अपॉन r जो लेंथ होती है वो डिग्री के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं होती है, वो रेडियन फॉर्म के अकॉर्डिंग ही एक्चुअल फॉर्म में कैलकुलेट होती है। लेंथ इससे कांस्टेंट फॉर्म होती है, लेंथ अपने आप में क्या होती है, कांस्टेंट फॉर्म। तो इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू l अपॉन r की जो इनिशियल स्टेज होती है उसको कहते हैं रेडियन फॉर्म में जो एंगल आता है। देखिए अगर इस एंगल थीटा को दिस इज लाइन, a line is making angle with theta with this line is making angle theta with positive x-axis, this line is making angle with positive x-axis, यानी कि ये जो थीटा एंगल बना रही है, अगर इस थीटा को अगर इस थीटा जो बना रही है, if we calculate of theta with tan, if we calculate of theta with tan, तो that is known as the slope of tangent। यानी कि अगर जो लाइन थीटा, अगर जो लाइन अगर एक्सिस के साथ में अगर जो थीटा एंगल बना रही है, जो लाइन है आपके पास वो लाइन अगर पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है थीटा, अगर इस थीटा को अगर आप tan के साथ कैलकुलेट करते हो तो वो कहते हैं स्लोप। क्या होती है, स्लोप। स्लोप बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स प्रवणता, ढाल और ढलान। अब जो स्लोप होती है उस स्लोप में ओनली बेस और परपेंडिकुलर फॉर्म में काउंट होती है। जैसे स्कूल में लगने वाली जो फिसल पट्टी होती है, स्कूल में लगने वाली क्या होती है, फिसल पट्टी। फिसल पट्टी आपने देखा होगा हमेशा ग्राउंड सरफेस पे ही काम करती है, कहीं भी फिसल पट्टी कभी डूंगर की चोटी पे नहीं लगती, कहीं टीले होते पर्वत पहाड़ होते वहां काम में नहीं करती है, यानी ग्राउंड सरफेस बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। अब फिसल पट्टी लगेगी तो यूं लगती है,
इधर से बच्चे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और यहाँ आते हैं फिसल जाते हैं। क्यों? इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर जो होता है ये इसका परपेंडिकुलर फॉर्म में जो कॉलम होता है और ये इसका क्या हो गया बेस। तो एक्चुअल में ये जो एंगल क्रिएट करता है थीटा, यानी कि भैया इस परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग रेशियो डिसाइड होके ही इस फिसल पट्टी की जो स्लोप डिसाइड होती है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे अपने आप को क्या करते हैं से बैठते हैं और फिसल जाते हैं। यानी कि भैया अगर परपेंडिकुलर से ज्यादा ग्रोथ करोगे तो इसमें फिसल की स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी, तो मैं भी पॉसिबल दैन एक्सीडेंट या दुर्घटना भी हो सकती है। इसीलिए जो आपके पास स्लोप यानी कि भैया अगर इसको थीटा है तो थीटा के फ्रंट वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर और ये क्या होता है बेस। तो अपन कैलकुलेट करते हैं tan थीटा। tan थीटा का मतलब हो गया भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें टू साइड ही कैलकुलेट होती है। tan थीटा को बोलते हैं स्पर्शिया। क्या बोलते हैं स्पर्शिया। tan थीटा को क्या बोलते हैं भैया स्पर्शिया। इज इट क्लियर? ये स्लोप का कांसेप्ट है। तो शॉर्ट एंड स्वीट में यही कहना चाह रहा हूं कि स्लोप को भैया किससे लिखते हैं m से लिखते हैं। अगर थीटा के अकॉर्डिंग फाइंड करना हो तो भैया स्लोप कैसे आएगी देखिए आप। इसका फाइनली जो रिजल्ट आएगा स्लोप का देखिए आप, ये कर्व है, ये आपके पास पी पॉइंट है दैट इज x1 दैट इज y1। इसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट टेंजेंट पॉइंट, दैट इज टेंजेंट पॉइंट एंड दैट इज कर्व है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व है लेट y इक्वल टू f ऑफ x और दैट इज टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन बोले तो स्पर्श रेखा और दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो भैया अभिलंब। देखो भैया यस, इसका मतलब है कि इसकी बात होती है स्लोप की। कई बच्चे इस कर्व की स्लोप फाइंड करते हैं, कर्व की स्लोप नहीं होती है टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है। देखिए आप, यानी कि भैया स्लोप को लिखते हैं f से। आई मीन स्लोप जो होती है शॉर्ट एंड स्वीट किससे लिखते हैं बेटा m से। थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा tan थीटा। अगर आपके पास थीटा कैलकुलेट नहीं है, सपोज दैट इफ एनी लाइन इज पासिंग थ्रू फ्रॉम टू पॉइंट्स, अगर आपके पास वो लाइन गिवन हो, सपोज दैट टू पॉइंट से पास हो रही हो, दिस एंड दिस, आई मीन दिस a और दिस b, दैट इज पॉइंट ऑफ a x1, y1 और b की जो वैल्यू आ गई दैट इज x2, y2। अगर पॉइंट a तो आ गया x1, y1 और पॉइंट b आ गया भैया x2, y2। तो देखिए भैया इसकी स्लोप कैसे फाइंड करोगे, तो भैया m इक्वल टू दैट इज y2 माइनस y1 एंड डिवाइड बाय x2 माइनस x1। where if we don't have given theta, if we don't have given theta यानी कि आपके पास थीटा एंगल्स गिवन नहीं है, तो लाइन इज पासिंग थ्रू मे बी 2 पॉइंट्स, देन अपन इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब देखो भैया इसका मतलब आपके पास ये आ गया, तो ये स्लोप है। एक्चुअल में क्या थी बैठा बैठा मैथमेटिक्स इसको सोच रहा था, मुझे बताइए कि अगर ये आपके पास है m इक्वल टू y2 माइनस y1 लेस करेंगे तो मुझे बताइए यहाँ पर टर्म्स ऑफ y आएगा कि आएगा आएगा, और x2 माइनस x1 करेंगे यानी कि दैट इज टर्म्स ऑफ y आ गया, और x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भैया टर्म्स ऑफ x आएगा। बोलो यस और नो। इसको मैंने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने का मतलब मैथमेटिक्स नहीं कहता मेरे से पहले, देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा बेटा y इक्वल टू mx। क्या बन जाएगा भैया y इक्वल टू mx, और यहां मैंने कांस्टेंट c ऐड कर दिया तो ये प्रॉपर तो इसको बोला जाता है y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx प्लस c यानी कि इसको बोलते हैं प्रवणता रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c की जो इमेज होती है, तो आपने कभी देखा होगा टीचर ने यूं कहते हैं कि y इक्वल टू 4x प्लस के 9 है, तो दोस्तों यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट होता है, जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट होता है, इसका मतलब है कि x का कोएफिशिएंट है तो वो किसकी वैल्यू को डिनोट करता है m की वैल्यू को। तो शॉर्ट एंड स्वीट m की वैल्यू क्या आ गई 4।
स्टूडेंट लास्ट टाइम तक यही पढ़ता है कि y इक्वल टू mx प्लस c, लेकिन एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है कि भैया m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 फाइंड कर रहे थे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको हमें क्रिएट हो जाता है, लेकिन बच्चे को ये पता नहीं रहता कि ये आया कैसे है, हाउ दिस पॉसिबल। जस्ट आई टेल यू, आई जस्ट टेलिंग यू, अभी मैंने बता रहा हूं आपको कि y इक्वल टू mx प्लस c कैसे आया, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सर कौन सा बच्चे ये सॉरी कौन से क्लास का है? 12th आरबीसी। 12th आरबीसी। यस, मानसिक का क्या है? मानसिक से जरा मिलने के लिए ऊपर है 12 ऊपर सी। थैंक यू। ओके, सो y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, तो x का कोएफिशिएंट क्या होता है भैया, m, क्या होता है भैया, m। ओके, तो m की भी m क्या होती है, स्लोप, m क्या होती है भी स्लोप। देखिए अगर सपोज दैट थीटा गिवन नहीं है, 2 पॉइंट्स गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन इज पासिंग थ्रू फ्रॉम एनी वन पॉइंट, यानी कि भैया तब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तब फाइंड होता बेटा एओडी के अकॉर्डिंग। तो अपना एक्चुअल टॉपिक है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग जो स्लोप फाइंड करते हैं। तो देखो भैया m इक्वल टू दैट इज dy अपॉन dx, दैट एक्ट इज x1 y1। तो भैया ये स्लोप फाइंड करते हैं, यानी ये वाली स्लोप तो हो गई tan थीटा के अकॉर्डिंग, ये वाली स्लोप होगी भैया 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ये वाली स्लोप होगी भैया dy अपॉन dx दैट इज x1 y1 दैट इज टेंजेंट पॉइंट। यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट दोस्तों आपके पास क्या गिवन है, सिंगल पॉइंट्स। क्या गिवन में भी सिंगल पॉइंट्स, यानी कि सिंगल पॉइंट्स आपके पास गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप स्लोप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लाइफ टाइम लर्न कीजिए कि अगर आपके पास स्लोप फाइंड करने का कांसेप्ट कोई सा भी है, तो आपकी जो इच्छा हो उससे आप स्लोप फाइंड कर सकते हो कि m इक्वल टू tan थीटा या m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या dy अपॉन dx और x1 y1। ये तीनों का जो कांसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। Is that clear? So please you watch for the 20-second, 30-second and remind this statement fundamental in your mind. If any doubt, just you can ask me. बताइए प्लीज। यस, एक एग्जांपल देखो भैया स्लोप का, या क्वेश्चन नंबर ले लो या एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। एग्जांपल नोट कर रहा हूं कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। देखिए आप, सपोज दैट आपके पास ये कोई कर्व शेप है एंड इक्वेशन ऑफ कर्व है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्व, कि इस कर्व की जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस x, और दैट इज एट x को अपना कितना बेटा, x की वैल्यू क्या है 2, यानी कि जो x की वैल्यू है इसको अपन क्या अज्यूम करते हैं x1, यानी कि आपकी बुक में या कोई टीचर वो x, y की फॉर्म में करवाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये x1, y1 ही लेट करना है। x और y यानी कि मैक्सिमम टीचर या x और y अप्लाई करते हैं, बट आपको x1, y1 अप्लाई करना है। तो जो गिवन टेंजेंट पॉइंट्स है, जैसे सपोज दैट ये x इक्वल टू है, तो इसको आपको क्या लेट करना है, x1 है, क्या लेट करना है, x1। अब आपको इसकी स्लोप फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की, किसकी भैया, टेंजेंट लाइन की, और ये क्या भैया आपका स्लोप है, क्या भैया, सॉरी नॉर्मल, क्या भैया नॉर्मल, यानी कि ये तो लाइन होगी ऊपर वाली जो टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन और ये क्या है नॉर्मल, और ये P पॉइंट। तो यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट है x1 की वैल्यू लेट कर लो 2 और y1 की वैल्यू सब लोगों को मतलब नहीं है। चाहो तो आप फाइंड कर सकते हो, चाहो तो आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है। ये है इक्वेशन ऑफ कर्व है, तो माय डियर स्टूडेंट देन यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ दिस, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया 3x स्क्वायर, और x का कितना हो गया 1। अब देखिए माइनस इस x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि भैया इसको कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव समझना है, इसको ये प्रवणता नहीं है, ये कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव है। हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं दोस्तों अवकल गुणांक। क्या कहते हैं भी, अवकल गुणांक। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब जो आपके पास टेंजेंट पॉइंट यानी कि जो अवकल गुणांक आता है, यदि उसमें स्पर्श बिंदु की जो अगर कोऑर्डिनेट अगर पुट कर दिया जाए तो वो बन जाती है स्लोप। क्या बन जाती है बेबी, स्लोप। देखिए आप x1, y1, तो x1 की वैल्यू क्या बेटा 2 एंड y1 रहने दीजिए, तो ये लो भैया 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू, यानी जहां x है वह क्या रखोगे आप x1, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1
तो ये आ गई भैया 3 एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस दैट इज 12 माइनस 1 कितना हो गया भैया 11 सॉरी क्या आएगा 11 दैट इज log ऑफ टेंजेंट दैट इज आंसर। अगर इसी को बोलेंगे नो अभिलंब ये केस फर्स्ट हो गया, इसी को बोलेगी अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता क्या बन जाएगी इसकी अपोजिट नेगेटिव आएगी नहीं आएगी आएगी, तो माइनस का 1/11 so once again that is answer so sweet short and sweet is it clear। ये आपको श्लोक तक के क्वेश्चन करने में आइडिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।